हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने जा रहे हैं हमारे गायनेक और ऑप्स के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं ब्रेस्ट मिल्क के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे और ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिकली बात करते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो ब्रेस्ट मिल्क बेसिकली क्या बोला गया है इसके बारे में, इसका डेफिनेशन देखते हैं या फिर इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो बोला गया कि ब्रेस्ट मिल्क इज द आइडियल एंड कंप्लीट फूड फॉर अ न्यूबॉर्न। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क को क्या बोला गया है कि ये एक आइडियल और कंप्लीट फूड है बेसिकली फॉर द न्यूबॉर्न। ये इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, इम्यूनिटी, ग्रोथ फैक्टर्स एंड इमोशनल बॉन्डिंग। ठीक है, जो बेसिकली हमारा ब्रेस्ट मिल्क होता है वो हमारे जो चाइल्ड होता है या बेबी न्यूबॉर्न होता है उसको क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इसके अलावा उसके ग्रोथ फैक्टर्स प्रोवाइड करता है और इमोशनल बॉन्डिंग में भी मदद करता है। तो ये ब्रेस्ट मिल्क होगा कि ब्रेस्ट मिल्क बेसिकली क्या होता है कि इट इज एन आइडियल एंड कंप्लीट फूड फॉर द न्यूबॉर्न। कंपोनेंट्स की बात करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेस्ट के, तो ब्रेस्ट मिल्क के, तो ब्रेस्ट मिल्क में सबसे पहले आता है मेन कंपोनेंट दैट इज वाटर। अबाउट जो 87% ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें वाटर होता है। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क में सबसे पहला मेन कंपोनेंट हमारा क्या है, वाटर, जो कि अबाउट 87% ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क फॉर्म करता है, जो कि हाइड्रेशन ऑफ द बेबी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ नो एक्स्ट्रा वाटर इज नीडेड फॉर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडेड बेबीज अप टू द 6 मंथ। इसीलिए जो ब्रेस्ट फीडेड बेबी होते हैं उनको एक्स्ट्रा ऊपर से कहीं पे भी हमें वाटर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 87% जो वाटर होता है हमारे फीमेल के ब्रेस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल होता है, इसलिए हमें वाटर, टॉप वाटर की देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद वाटर के बाद हमारे जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है, और मोस्टली जो मेन कार्बोहाइड्रेट इसमें प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा लैक्टोस। ये जो लैक्टोस होता है वो बेसिकली क्या करता है, हमारे बेबी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। इसके अलावा जो बेबी है उसका ओवरऑल ग्रोथ को मेंटेन करने में मदद करता है, साथ ही साथ इंटेस्टाइनल जो बैक्टीरिया होते हैं उनके ग्रोथ को प्रमोट करता है और इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट। इसके अलावा अदर जो कार्बोहाइड्रेट उसमें हमें ऑलिगोसैकेराइड देखने को मिलता है, जो कि प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन बाय ब्लॉकिंग द पैथोजेंस। तो दो हमें यहाँ पे बेसिकली कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलते हैं, लैक्टोज एंड द ऑलिगोसैकेराइड। लैक्टोज का काम क्या होता है, हेल्दी इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया को प्रोमोट करते हैं, ग्रोथ उसके, और जो हमारा ऑलिगोसैकेराइड है जो पैथोजेंस है उनको ब्लॉक करने में मदद करता है। वहीं पे थर्ड जो कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलता है उसमें आता है प्रोटीन्स। ब्रेस्ट मिल्क में बेसिकली जो प्रोटीन्स होते हैं इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं। इसमें बेसिकली दो तरह के प्रोटीन्स हमें देखने को मिलते हैं, वे प्रोटीन एंड द कैसिन। तो जो वे प्रोटीन होता है ये बेसिकली इजीली डाइजेस्टेबल होता है और ये रिच होता है इन द लैक्टे एल्ब्यूमिन एंड द इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, इसमें एज ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स देखने को मिलते हैं। वहीं पे जो कैसिन प्रोटीन होता है ये हेल्प करता है इन द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। तो ये क्लियर होना चाहिए कि मेन दो हमें प्रोटीन देखने को मिलता है, दैट इज वे प्रोटीन एंड द कैसिन। इसके अलावा इसमें लैक्टोफेरिन होता है जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, लाइजोजाइम्स होते हैं जो कि एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है म्यूकोजल सरफेस को। इसके अलावा जो प्रोटीन है उसका मेन फंक्शन क्या है कि ये बॉडी का ओवरऑल ग्रोथ कराते हैं, साथ ही साथ टिश्यू रिपेयर में मदद करते हैं और प्रोटेक्शन करते हैं अगेंस्ट द इन्फेक्शन। तो अभी तक तीन कंपोनेंट हम लोग ने देखा, दैट इज वाटर जो कि 87% फॉर्म कर रहा है, फिर कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें लैक्टोज जो होता है मेन कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, और प्रोटीन देख लिया, प्रोटीन में कैसिन प्रोटीन हमें देखने को मिलता है जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेबी करने में मदद करता है। इसके अलावा मदर जो मिल्क होता है उसमें हमें फैट भी देखने को मिलता है जो कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, और ये कंटेन करता है इसेंशियल फैटी एसिड जो कि ब्रेन डेवलपमेंट में मदद करता है, फैट सॉल्युबल विटामिन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, साथ ही साथ बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है, क्योंकि जो हमारा बेबी होता है उसमें ब्राउन फैट उतना ज़्यादा डेवलप नहीं रहता, जिसकी वजह से टेम्परेचर उसके बॉडी में ज़्यादा समय तक नहीं रहता। तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में ये बेसिकली फैट मदद करता है। इसमें इंपॉर्टेंट फैटी एसिड जो आते हैं उसमें DHA एंड ARA आता है। DHA क्या हो गया, डोकोसा हेक्सोनोइक एसिड होता है, और दूसरा एरेकेनोइक एसिड होता है। ठीक है, इसके बाद विटामिन प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेस्ट मिल्क में, जिसमें फैट सॉल्युबल विटामिन दैट इज A, D, E एंड K प्रेजेंट होता है, एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन B एंड C प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है कि इम्यूनिटी को मेंटेन करने में मदद करते हैं, इंप्रूव करते हैं, साथ ही साथ ओवरऑल बॉडी का हेल्प करते हैं ग्रोथ होने में, साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म कराने में मदद करते हैं। मिनरल्स में बेसिकली इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, सोडियम एंड फॉस्फेट प्रेजेंट होता है जो कि बोन फॉर्मेशन या फिर बोन ग्रोथ को हेल्प करते हैं, हेमोग्लोबिन सिंथेसिस में मदद करते हैं और एंजाइम एक्टिविटीज करने में मदद करते हैं।
ठीक है। तो ये मेन चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है इन द ब्रेस्ट कंपोनेंट्स में कि वाटर होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम्स एंड हार्मोन्स भी होते हैं, जैसे कि एंजाइम्स में लाइपेज और अमाइलेज एंजाइम होते हैं जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं, क्योंकि हमारा जो बेबी है उसका डाइजेशन उतना अभी प्रॉपर नहीं है, तो ऐसे में उसके डाइजेशन में यहाँ पे ये हेल्प करते हैं। साथ ही साथ हार्मोन्स में लेप्टिन होता है, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, थायराइड हार्मोन्स होता है जो कि फंक्शन करते हैं एज हेल्प करते हैं इन द डाइजेशन, और साथ ही साथ ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। इसके अलावा एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर्स होते हैं। क्या बोला गया है कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो प्रोवाइड करता है पैसिव इम्यूनिटी, जिसमें हमें बेसिकली आईजीए, इम्यूनोग्लोबुलिन्स देखने को मिलते हैं, लैक्टोफेरिन देखने को मिलता है, लाइजोजाइम देखने को मिलता है, मैक्रोफेजेस रहते हैं और लिम्फोसाइट्स रहते हैं जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द डायरिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या फिर ईयर इन्फेक्शन का। ठीक है, तो बेसिकली इसीलिए बोला गया है कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है एक ओवरऑल न्यूट्रिशियस फूड होता है या फिर आइडियल फूड होता है फॉर द न्यूबॉर्न, क्योंकि ये फूड के हर एक कंपोनेंट को प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ बेबी में जो डेवलपमेंट नहीं हुए हैं, जैसे कि ग्रोथ अच्छे से होने के लिए, साथ ही साथ डाइजेशन अभी प्रॉपर नहीं है, तो डाइजेशन के लिए इसमें एंजाइम्स, हार्मोन्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे बेबी के ओवरऑल ग्रोथ को मेंटेन करने में मदद करते हैं। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। तो हमें 3 तरह के ब्रेस्ट मिल्क देखने को मिलता है। एक होता है फोर मिल्क, जिसको हम लोग कोलोस्ट्रम भी कहते हैं। ये स्टार्ट होता है प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 to 4 डेज आफ्टर द डिलीवरी, जो कि कंसिस्टेंसी में थिक होता है, येलोविश फ्लूइड होता है, और इसमें ज़्यादातर प्रोटीन्स देखने को मिलता है और एंटीबॉडीज होता है, और इसमें फैट कम रहता है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करता है बेबी में, साथ ही साथ मिकोनियम को पास करने में मदद करता है और जॉन्डिस को प्रिवेंट करता है। उसके बाद दूसरा जो मिल्क आता है हमारा ट्रांजिशनल मिल्क होता है, जो कि 5th डे से और 2 वीक तक जो मिल्क आता है उसको हम लोग ट्रांजिशनल मिल्क कहते हैं, जो कि कंटेन करता है मोर अमाउंट ऑफ फैट एंड द लैक्टोज। और उसके बाद हमारे पास आता है मैच्योर मिल्क, जो कि 2 हफ्ते के बाद देखने को मिलता है प्रोडक्शन। ये बेसिकली 2 फॉर्म में देखने को मिलता है, फॉर मिल्क एंड हिंड मिल्क। फॉर मिल्क जो होता है थिन एंड वाटरी होता है, जो कि रिच होता है लैक्टोज और वाटर में। वहाँ पे हिंड मिल्क जो होता है थिक एंड क्रीमी होता है, जो कि रिच होता है फैट एंड कैलोरीज में। इसीलिए टोटल जो हमारा बेबी है उसको पूरा मिल्क पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर सिर्फ वो 4 मिल्क पी रहा है तो ऐसे में उसका बॉडी का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा, उसको हिंड मिल्क भी पीना पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरह के हमें ब्रेस्ट मिल्क देखने को मिलता है, कोलोस्ट्रम हो गया, ट्रांजिशनल मिल्क हो गया और मैच्योर मिल्क हो गया। इसके बाद आते हैं एडवांटेजेस के बारे में कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो एडवांटेजेस हमें दोनों में देखने को मिलते हैं, बेबी में भी और मदर में भी। तो बेबी में क्या एडवांटेजेस होते हैं कि बेबी का कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है इससे, साथ ही साथ प्रोटेक्शन उसको मिलता है अगेंस्ट द बैक्टीरियाज या फिर इन्फेक्शन, बेटर इंटेलिजेंस एंड डेवलपमेंट होता है, ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से होता है, एलर्जी के रिस्क कम होते हैं, साथ ही साथ इमोशनल सिक्योरिटी रहता है और मदर से अटैचमेंट अच्छा होता है। साथ ही साथ मदर को क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, तो मदर का जो यूट्राइन इन्वॉल्यूशन है वो ज़्यादा प्रॉपर होता है। साथ ही साथ पोस्ट पार्टम जो ब्लीडिंग होता है, हेमरेज होता है, उसको ये प्रिवेंट करता है, रिड्यूस करता है उसके चांसेस को, डिले करता है ओव्यूलेशन को, जिसकी वजह से जो नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है वो मिलता है फीमेल को। साथ ही साथ रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर। अगर फेटस जो हमारा बेबी है अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो मदर में ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर के होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और ये क्या करता है, मदर और बेबी के बॉन्डिंग को और ज़्यादा अच्छा बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है हमें ब्रेस्ट फीडिंग में या फिर ब्रेस्ट मिल्क के कंपोनेंट्स में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स के बारे में। तो ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स में सबसे पहले आता है दैट इज़ द प्रिपरेशन फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग। तो मदर शुड वॉश हैंड्स। ठीक है, मदर को क्या करना है, अपने हाथ को धोना अच्छे से ताकि कोई भी एलर्जी पास ना हो बेबी को। साथ ही साथ उसको कंफर्टेबली सीट करना है ताकि कुछ समय तक वो ऐसे ही पोस्चर में बैठ सके। काम इन्वायरमेंट मेंटेन करना है और बेबी को अवेक और अलर्ट रखना है। अब इसके बाद आता है पोजिशनिंग ऑफ द बेबी। एक बार ये सारी चीज़ें हो गई तो बेबी को पोजीशन करना है ताकि वो अच्छे से अटैच हो सके ब्रेस्ट निपल से। तो बोला गया है करेक्ट पोजिशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बेबी का हेड रहता है एंड बॉडी शुड बी इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पहले क्या बोला गया है कि बेबी का जो हेड है और बॉडी स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए ताकि इजिली जो सक्ड मिल्क है वो पास हो सके। बेबी का फेस जो है वो ब्रेस्ट को फेस करना चाहिए। ठीक है, बेबी शुड फेस द ब्रेस्ट एंड बेबी शुड बी क्लोज टू द मदर। मदर के जो बॉडी है उससे को बेसिकली अटैच करके रखना है एंड होल बॉडी शुड बी सपोर्टेड। बेबी के होल बॉडी को मदर के फोर आर्म से या फिर मदर के आर्म से क्या करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है।
कॉमन ब्रेस्ट फीडिंग जो पोजीशन आते हैं इसमें सबसे पहले आता है क्रेडल होल्ड। क्रेडल होल्ड मतलब क्या कि जो बेबी है मदर के लाइज अक्रॉस द मदर्स लैप एंड हेड सपोर्टेड बाय द मदर्स फोरा। ठीक है, मदर बैठी हुई है और उसमें बेबी का पूरा बॉडी क्या है मदर के लैप पे उसके गोद में है और हेड जो है मदर के आर्म से सपोर्टेड रहता है इन केस ऑफ द क्रेडल होल्ड। उसके बाद सेकेंड आता है हमारे पास दैट इज क्रॉस कैडल हेड। क्रॉस कैडल होल्ड में क्या होता है कि अपोजिट आर्म सपोर्ट करता है बेबी को, गुड फॉर द स्मॉल बेबी, मतलब कि दोनों हाथ से क्या करते हैं इसमें बेबी को सपोर्ट करके रखते हैं। इसके बाद आता है फुटबॉल और द क्लच होल्ड, जिसमें बेबी को टक किया जाता है अंडर द मदर्स आर्म, यूजफुल आफ्टर द सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन के बाद ये ज़्यादा हेल्पफुल रहता है क्योंकि लैब पे बेबी को नहीं रख सकते, वहाँ पे पेनफुल कंडीशन रहती है, तो ऐसे में क्या करते हैं बेबी को टक करके रखते हैं बिटवीन द मदर्स आर्म एंड यूजफुल होता है आफ्टर द सिजेरियन सेक्शन। और फोर्थ आता है दैट इज साइड लाइंग पोजीशन। इसमें क्या किया जाता है मदर एंड बेबी लाई ऑन द साइड एंड इज यूजफुल ड्यूरिंग द नाइट फीडिंग। नाइट फीडिंग के समय ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये 4 मेथड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्रेडल होल्ड देख लिया, क्रॉस क्रेडल होल्ड देख लिया, फिर उसके बाद फुटबॉल या फिर क्लच होल्ड देख लिया और साइड लाइंग पोजीशन देख लिया। इसके बाद आता है लैचिंग टेक्निक। ठीक है, यहाँ तक हम लोग ने देख लिया कि पहले प्रिपरेशन करना है फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग, फिर उसके बाद पोजिशनिंग ऑफ द बेबी करना है, ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन देना है, कौन कौन से पोजीशन हो गए, फिर लैचिंग टेक्निक्स देखते हैं। लैचिंग टेक्निक्स में क्या बोला गया है कि होल्ड द ब्रेस्ट विद द सी होल्ड। क्या करना है अपने दोनों थंब एंड इंडेक्स फिंगर से सी होल्ड करके हम ब्रेस्ट को होल्ड करना है। टच द निपल्स टू द बेबीज लिप, और बेबी के लिप को क्या करना है निपल्स को टच कराना है। वेट अंटिल द माउथ ओपन्स वाउट, और तब तक वेट करना है जब तक कि बेबी अपना माउथ वाइड ओपन नहीं कर लेता। ब्रिंग बेबी क्विकली टू द ब्रेस्ट एंड बेबी शुड टेक द निपल एंड द एरियोलार इनटू द माउथ। ठीक है, बेबी क्या करेगा सिर्फ ब्रेस्ट निपल्स को ही नहीं साथ ही साथ एरियोलार पार्ट को भी जब माउथ में ले लेता है तब हम लोग समझते हैं कि अच्छे से लैचिंग हो गई। साइंस ऑफ गुड लैच क्या है कि चिन टचेस द ब्रेस्ट, द माउथ बिकम्स वाइड ओपन, लोअर लिप जो होगा टर्न आउटवर्ड रहेगा और मोर एलियरल विजिबल अबो देन द बेलो, क्योंकि बेलो साइड में क्या होगा कि लिप से ज़्यादा ढका हुआ दिखेगा और ऊपर जो पार्ट रहेगा एरियलर का वो ज़्यादा विजिबल रहेगा। स्लो डीप सकिंग रहेगा और कोई भी पेन मदर को फील नहीं हो रहा है। वहीं पे बैड लैचिंग का या फिर पुअर लैचिंग के क्या साइंस रहेंगे कि क्लिकिंग साउंड करेगा बेबी वाइल सकिंग एंड पेनफुल निपल्स रहेंगे, मदर को पेन फील होगा, बेबी जो होगा रैपिडली सक करेगा इंस्टेड ऑफ द स्लो डीप सकिंग, वो क्या करेगा रैपिडली सक करेगा। साथ ही साथ पुअर वेट गेन बेबी में देखने को मिलेगा, जिससे पता चलेगा कि सही से लैचिंग नहीं हो रही या फिर ब्रेस्ट फीडिंग सही से नहीं कर रहा है बेबी, और बेबी हमेशा हंग्री रहेगा। तो ये सभी साइंस क्या शो करते हैं कि वहाँ पे लैचिंग प्रॉपर नहीं है। इफेक्टिव सकलिंग में क्या देखने को मिलेगा कि रिदमिक सक स्वेलो पैटर्न रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग इफेक्टिव सकलिंग की बात करें कि सही से सकलिंग हो रही है कि नहीं, तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारा बेबी रहेगा वो रिदमिक मैनर में सक करेगा और स्वेलो करेगा, ऑडिबल स्वेलिंग रहेगी और साथ ही साथ बेबी जो रहेगा सेटिस्फाइड दिखेगा आफ्टर द फीड। वहीं पे ड्यूरेशन या फिर फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, तो कैसे कब कब हमें फीड करना रहता है, तो फीड ऑन डिमांड, बेबी खुद क्राई करता है फॉर द फीडिंग तब फीड करना है, या फिर एवरी 2 to 3 आवर्स में हम लोग फीडिंग करा सकते हैं। इसके अलावा 8 to 12 फीड्स पर डे इन द न्यूबॉर्न हम लोग नॉर्मली कराते हैं, और 1 ब्रेस्ट शुड बी एम्प्टीड बिफोर स्विचिंग। ठीक है, ब्रेस्ट को क्या करना है एम्प्टी करा लेना है, उसके बाद ही अल्टरनेटिव ब्रेस्ट पे स्विच कराना रहता है। एक बार हम लोग ने क्या किया, अच्छे से सकलिंग हो गया, बेबी ने क्या कर लिया अच्छे से वहाँ पे सकिंग हो गया, उसने ब्रेस्ट फीडिंग कर ली। उसके बाद आफ्टर फीडिंग हमें क्या करना रहता है बर्पिंग करना रहता है। इसमें क्या किया जाता है कि होल्ड करते हैं बेबी को अपराइट और पैट करते हैं जेंटली ऑन द बैक, जो रिमूव करता है स्वैलेड ओवर को, और ये क्या करता है एस्पिरेशन होने से भी प्रिवेंट करता है। तो क्या करने का, बेबी को होल्ड करने का अपराइट अपने कंधे के पास रखते हैं और पीठ पे थपथपाते हैं, जिससे क्या हो कि जो बेबी है एस्पिरेट होने के जो चांसेस रहते हैं वो कम हो जाते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं बर्पिंग टेक्निक कहते हैं। इसके बाद एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग याद रखना है कि रिकमेंडेड फॉर द 6 मंथ्स, 6 महीने तक कम से कम क्या करना है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रखना है। वनली ब्रेस्ट मिल्क इज गिवन, नो वाटर हनी और द एनिमल मिल्क इज गिवन, जो कि हम लोग ने देख लिया कि ब्रेस्ट मिल्क में ही ऑलरेडी 87% वाटर होता है। और आफ्टर 6 मंथ हम लोग कम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं अलॉन्ग विद द ब्रेस्ट फीडिंग। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के समय, तो इसमें मैटरनल प्रॉब्लम्स की बात करें तो निपल सोरनेस देखने को मिलता है, ब्रेस्ट इंगॉजमेंट जैसी कंडीशन हो सकती है अगर सकलिंग अच्छे से नहीं हो रही, या फिर मेस्टाइटिस जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है, या फिर क्रैक्ड निपल्स की कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग देखने को मिल सकती है। वहीं पे बेबी में क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, पुअर लैचिंग होगा,
वीक सकलिंग हो सकती है या फिर टंग टाई की कंडीशन देखने को मिल सकती है बेबी में। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है ब्रेस्ट फीडिंग के, तो ब्रेस्ट फीडिंग के कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आता है दैट इज अगर मदर को HIV इन्फेक्शन है तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते। एक्टिव अनट्रीटेड ट्यूबरकुलोसिस हो या फिर कोई सर्टेन ड्रग्स या फिर मदर जो है कीमोथेरेपी पे हो तो ऐसे में हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते। वहीं पे अगर इन्फेंट में गैलेक्टोसेमिया अगर डायग्नोस हुआ है तो ऐसे में भी हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते। तो कंक्लूजन क्या है ओवरऑल कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है इट इज़ द मोस्ट सूटेबल एंड द नेचुरल फूड फॉर द इन्फेंट होता है, और प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स एंश्योर करता है प्रॉपर न्यूट्रिशन ऑफ द बेबी, इम्यूनिटी ऑफ द बेबी एंड द ओवरऑल हेल्थ ग्रोथ एंड इमोशनल बॉन्डिंग टुवर्ड्स द मदर। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द ब्रेस्ट फीडिंग एंड द कंटेंट्स ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क। इसके बाद इसी में एक चीज़ आती है, जैसे कि हम लोग ने देखा कि 6 मंथ तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग रखना है, लेकिन अगर मान के चलो किसी कंडीशन की वजह से मदर फीड नहीं कर पा रही, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं। तो बोला गया कि when the infant is fed by any preparation other than the mother's milk or the drug or vitamin it is called as the artificial फीडिंग। मतलब कि मदर मिल्क के अलावा कोई और चीज़ पी रहा है, ड्रग्स या फिर विटामिन ले रहा है, तो उसको आर्टिफिशियल फीडिंग कहेंगे। इसका इंडिकेशन कब रहता है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग एदर टेम्पररी और परमानेंट, मतलब किसी भी कंडीशन की वजह से अगर ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे आर्टिफिशियल फीडिंग कराते हैं। या फिर चेंजिंग लाइफस्टाइल ऑफ ए वोमेन और द प्रेशराइज्ड अंडर द चेंज सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क में भी अल्टरनेटिव, ठीक है। जैसे कि चेंजिंग लाइफस्टाइल हो गया तो इसमें हम लोग क्या बेसिकली जो वुमेन्स होते हैं वहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग ना करा के आर्टिफिशियल फीडिंग कराते हैं। तो इसमें फूड कौन सा यूज़ किया जाता है, देयर इज़ नो परफेक्ट सब्सटीट्यूट फॉर द ब्रेस्ट मिल्क। जैसा कि हम लोग ने देखा कि इन्फेंट के लिए ब्रेस्ट मिल्क ही सबसे बेस्ट फूड होता है, इसीलिए बोला गया कि परफेक्ट तो सब्सटीट्यूट कोई नहीं है, लेकिन बॉटल फेड इन्फेंट्स आर एट मच हायर रिस्क ऑफ डायरिया। जो बॉटल फेड हमारे इन्फेंट्स रहते हैं उनमें डायरिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इन नॉर्मल कंडीशन हम लोग बॉइल्ड डाइल्यूटेड काउ मिल्क various dried milk formulas are commonly used as the artificial feeds in some countries goat milk और buffalo milk is also used। ठीक है, क्या क्या याद रखने का कि अगर हम ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे रहे तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, बॉइल्ड डाइल्यूटेड काउ मिल्क का यूज़ कर सकते हैं या फिर फार्मूला मिल्क का यूज़ किया जाता है, या फिर अदर कंट्रीज में गोट मिल्क और बुफेलो मिल्क का भी यूज़ किया जाता है। कंपैरिजन कर लेते हैं काउ मिल्क और ह्यूमन मिल्क के बीच में। तो बेसिकली लैक्टोज की जो अमाउंट होता है ह्यूमन मिल्क में सिर्फ 7 ग्राम होता है, वहीं पे काउ मिल्क में और कम होता है, दैट इज़ 4.5 ग्राम होता है पर 100 ml। वहीं पे फैट की बात करें तो दोनों में कंटेंट सेम ही होता है, अबाउट 3.5 ग्राम पर 100 ml वहाँ पे फैट देखने को मिलता है बिटवीन द ह्यूमन मिल्क एंड काउ मिल्क। वहीं पे प्रोटीन की बात करें तो ह्यूमन मिल्क में प्रोटीन होता है 1.2 ग्राम पर 100 ml, वहीं पे काउ मिल्क में होता है अबाउट 3.4 ग्राम पर 100 ml। वहीं पे सोडियम की बात करें तो सोडियम जो होता है अबाउट 7 मिलीमोल पर लीटर होता है, वहीं पे काउ मिल्क में ये 22 मिलीमोल पर ml होता है, पर लीटर होता है। वहीं पे वाटर की बात करें तो वाटर का अमाउंट अबाउट 89% होता है इन द ह्यूमन मिल्क, वहीं पे 88% होता है इन द काउ मिल्क। एंड कैलोरीज की बात करें तो 75 कैलोरीज मिलता है पर 100 ml फ्रॉम द ह्यूमन मिल्क एंड 67 कैलोरीज मिलता है किलो कैलोरीज पर 100 ml थ्रू द काउ मिल्क। तो लगभग जो कंपोजिशन है हमें सेम ही देखने को मिलता है, फिर भी क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि जो काउ मिल्क है उसके कंपैरिजन में ब्रेस्ट मिल्क हमेशा सुपीरियर ही रहता है। बोला गया क्वांटिटेटिव चेंज इन द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी डन बाय द डाइल्यूशन फॉलोड एडिशन। 1 part of the milk is added to 1 part of the water to bring about the readjustment, and about 4% of the sugar and 2% of the fats are to be added to the diluted cow milk, and the sugar can be added as cane sugar or the glucose in the proportion of a quarter of the teaspoonful to each ounce of the milk। बेसिकली क्या बोला गया कि अगर काऊ मिल्क दे रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जितना काऊ मिल्क ले रहे हैं उतना ही वाटर डालते हैं और उसके बाद फैट और शुगर जो होता है एक्स्ट्रा उसमें ऐड किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज आता है दैट इज बॉटल फीडिंग। बॉटल फीडिंग में क्या बोला गया है कि द बेबी इज टू बी हेल्ड इन द कंफर्टेबल पोजीशन ड्यूरिंग द फीडिंग एंड द होल ऑफ द tit should be of such a size that 20 to 30 drops of the milk are suckled by the baby per minute। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कितना जो होल है टिट का वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बोला गया बर्पिंग ऑफ द बेबी शुड बी डन इन द मिडल एंड एट द एंड ऑफ द ईच फीड एंड नॉट मोर देन 20 मिनट्स शुड बी स्पेंड फॉर ईच फीड। ठीक है, क्या बोला गया कि बर्पिंग होना चाहिए मिडल में भी और एंड ऑफ द फीड में भी, और बोला गया कि मोर देन 20 मिनट्स वहाँ पे स्पेंड नहीं होना चाहिए हर एक फीड के लिए।
All the utensils, including the bottle, are to be cleaned बिफोर एंड आफ्टर ईच फीड एंड टू बी स्टरलाइज्ड बाय बॉइलिंग। ठीक है, जो भी यूटेंसिल्स यूज हो रहा है ड्यूरिंग द बॉटल फीड सबको क्या करना है, क्लीन करना है हर एक फीड से पहले और फीड के बाद भी, और बॉयल करके इसको स्टरलाइज करना है। सक्सेसफुल फीडिंग के बारे में क्या बोला गया कि द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री गाइड टू अ सक्सेसफुल फीडिंग इज द रेगुलर वेट गेन ऑफ द बेबी आफ्टर द 10 days विच शुड बी एट द रेट ऑफ 25 to 30 grams पर डे अप टू द 3 month। ठीक है, क्या बोला गया कि कब पता चलेगा कि सक्सेसफुल फीडिंग हो रहा है, तो वहाँ पे रेगुलर वेट गेन होना चाहिए बेबी का आफ्टर द 10 days, क्योंकि फर्स्ट 10 days में थोड़ा बेबी का वेट डिक्रीज करता है, और जो रेट होगा इसका इंक्रीज का वो 25 to 30 ग्राम होता है पर डे, और ये 3 मंथ तक इंक्रीज होते रहता है। उसके बाद बोला गया कि इफ द बेबी फेल्स टू अटेन द वेट अगेन एविडेंस बाय वीकली वेइंग और अपीयर्स अनसेटिस्फाइड द फीडिंग हैज टू बी इंक्रीज्ड अंटिल द बेबी गेन्स वेट। ठीक है, क्या बोला गया कि अगर बेबी वेट गेन नहीं कर रहा है तो ऐसे में क्या करना है कि फीडिंग को इंक्रीज करने की जरूरत हो सकती है जब तक कि बेबी वेट गेन करना स्टार्ट न करते। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है विद इन द मिल्क कंस्टिट्यूएंट्स एंड द ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स। तो होप आपको सारी चीज़ें रिलेटेड टू दिस क्लियर हो गई होंगी। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से समझा सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोस रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, साथ ही साथ BMS रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।